जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। इससे पहले आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका वो प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो बिहार पुलिस के बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब क्लास मिल जाएगा, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश या फिर डी भारत। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उस देश का नाम बताना है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और ये नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तिब्बत है। और वर्तमान में तिब्बत पर किसका अधिकार है, तो चाइना का अधिकार है। तो इस पूरे तिब्बत में एक झील है, ठीक है, तिब्बत में एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास ही है एक ग्लेशियर जिसका नाम है सांगपो ग्लेशियर। क्या नाम है, सांगपो ग्लेशियर। ये किसके निकट है, तो मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है, सांगपो ग्लेशियर, जिसको बोला जाता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर सांगपो ग्लेशियर। तो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ से निकलकर ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है दिहांग। क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश से आगे जाकर असम में ये प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है क्या, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है जमुना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो देखिए चाइना तो हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, भारत हो गया। ये म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है क्योंकि म्यांमार का तो इधर है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से निकलकर अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर असम, फिर आपका ये बांग्लादेश में। तो याद रखिएगा म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा दिबांग, यहाँ पर लिख देते हैं, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, ठीक है, धनसिरी, फिर तीस्ता, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, सहायक नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो चीन तिब्बत के पास एक मानसरोवर झील है, उसी के निकट है सांगपो ग्लेशियर या फिर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। और साथियों, आज आपका ये ज्योग्राफी का दूसरा क्लास चल रहा है और जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास अभी भी समय है, आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैसेज से आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा में महानदी पर है। कहाँ पर है, उड़ीसा में महानदी पर। बराकर नदी की बात करें, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। और साथियों, इस बिहार पुलिस के बैच में आपका पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, साइंस का भी स्टार्ट हो गया है। जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है आपको सब क्लास मिल जाएगा। आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो किस फसल की खेती भारत में सबसे अधिक होती है, तो धान यानी कि
चावल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। धान किस फसल का उदाहरण है? तो ये खरीफ फसल का उदाहरण है। धान हो गया, चावल हो गया, बाजरा, मक्का, गन्ना, तंबाकू, कपास, सोयाबीन, ये सभी खरीफ फसल का उदाहरण है। जबकि गेहूं की बात करें, गेहूं हो गया, ठीक है, आलू हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, मसूरी, जौ, तिल, ये सभी रबी फसल का उदाहरण है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये पूरा डिटेल्स में आपको लिखा हुआ मिलता है उसी बिहार पुलिस के बैच में। और जैसे ही आपका क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा PDF भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में, सब कुछ आपको मिलेगा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का नाम क्या है? तो ये है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे सुंदरी नाम का जो वृक्ष है ये किस वन में पाया जाता है? तो इसी सुंदर वन में। अच्छा, डेल्टा का आकार पूछे किस प्रकार का होता है? तो डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो ये है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन दिया हुआ है। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अच्छा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? तो उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके बाद में आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इसका आंसर है 1.676 मीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? और बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा और साइंस का भी, बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिटेल्स में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास कराया जाएगा। तो ये हीरे की खान कहाँ पर है? पन्ना में। और पन्ना कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। डिगबोई की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम जो निकला था इसी असम के डिगबोई में। अच्छा, खेतड़ी पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और खेतड़ी जो है ये किसके लिए है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। अगर आपसे पूछे झारखंड का जो कोडरमा है, झारखंड का कोडरमा क्षेत्र ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की बात करें, मान लीजिए इस प्रकार से गंगा नदी, ठीक है, भारत में बहती है। तो क्या बोला है? उत्तर की ओर। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, ऊपर से इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है, रामगंगा है। फिर आपका क्या है? रामगंगा के बाद गोमती, ये सब गंगा की सहायक नदी है। फिर घाघरा, फिर गंडक, ठीक है, गंडक के बाद फिर कोसी, कोसी के बाद महानंदा, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। और नीचे से उत्तर की तरफ जो है, देखिए ऊपर होता है उत्तर और नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो ऊपर से जो नीचे आ रहा है ये दक्षिण की तरफ है और नीचे से जो ऊपर जा रहा है ये उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद टॉन्स नदी भी है, ये भी उत्तर की ओर गंगा में मिलती है। फिर सोन नदी है, और सोन नदी के बारे में कई बार बता चुके हैं कि सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से ऊपर की ओर निकलती है और पटना, बिहार की राजधानी पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यमुना, टॉन, सोन। तो बोला गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है? तो ये देखिए सब उत्तर की ओर बह रही है, ऊपर जा रही है। तो देखिए कोसी,
तो ये तो आपका हो जाएगा दक्षिण की ओर। घाघरा भी यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण की ओर, गंडक भी यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण की ओर। बचा आपका सोन नदी, ये उत्तर की ओर बहती है। अच्छा, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखिए यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं सभी के उद्गम स्थल को बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले सतलज नदी की बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तिब्बत में एक झील पड़ता है मानसरोवर झील, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, मानसरोवर झील। तो इसी मानसरोवर झील के निकट एक झील है राकसताल झील, राकसताल झील, ठीक है। तो इसी राकसताल झील से ये सतलज नदी निकलती है। तो कहाँ से? तिब्बत से। और भारत में कहाँ से होकर प्रवेश करती है सतलज नदी? तो सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा पूछा जाता है क्वेश्चन कि सतलज नदी भारत में किस दर्रा से होकर प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। और यहाँ पे रावी नदी की बात करें तो याद रखिएगा, रावी नदी और ब्यास नदी ये दोनों ये कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ से निकलता है व्यास नदी और रावी नदी। चिनाब नदी की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लच्चा दर्रा से निकलता है, बाड़ा लच्चा दर्रा। तो पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम चाइना तिब्बत में है, राकसताल झील से। और जब यह भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से होकर? तो सिपकिला दर्रा से होकर, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों आप लोग बिल्कुल शुरुआत से क्लास कीजिए, क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्लास है और जब तक आप लोग बिल्कुल शुरुआत से क्लास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने आपको बताया था अमरकंटक की पहाड़ी के बारे में। यहाँ से उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, जो कि आगे चलकर बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी, यहीं से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी, और ये पश्चिम की ओर बहकर अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नर्मदा और सोन, ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ केमिकल खाद का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर केवल नेचुरल खाद का इस्तेमाल होता है। तो ये है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करें। कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पर देखिए नेशनल पार्क है और यहाँ पर राज्य का नाम दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है एक क्वेश्चन। तो बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें, ये आपका कर्नाटक में, कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो एक आपका क्या हो गया? 4, यानी कि हम सिर्फ बोल सकते हैं पहला हो जाएगा 4। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि 3। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी ये कहाँ पर हो जाएगा? और पेंच नेशनल पार्क हो जाएगा मध्य प्रदेश, और ये वाला हो जाएगा आपका राजस्थान। यानी कि उसके बाद 1 और फिर 2, यानी कि 4 3 1 2, ठीक है। 4 3 1 2 देखिए किस ऑप्शन में है? 4 3 1 2, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन में ही दिया हुआ है। चलिए इस फिर से रिपीट कर देते हैं, इस टाइप से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। यहाँ पर आपको मिलान करना, एक तरफ खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक, और यहाँ पे क्रांति का नाम दिया हुआ है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये हो जाएगा आपका हरित क्रांति, यानी कि 1 हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, यानी कि 3 हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन क्या हो जाएगा? तो मत्स्य उत्पादन हो जाएगा नीली क्रांति 2, और बचा उर्वरक, तो ये आपका भूरी क्रांति 4, यानी कि 13 24। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए में ही 13 24 दिया हुआ है। और भी क्रांति का नाम बता देते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ये बागवानी से संबंधित है।
पीली क्रांति पूछे तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति पूछे तो ये आपका मसाला से संबंधित है। काली क्रांति पूछे तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है, काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति। गोल क्रांति पूछे आलू से संबंधित है। अमृत क्रांति पूछे नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। भूरी क्रांति पूछे उर्वरक से संबंधित है। हालांकि इसका नोट्स बनाकर हम अपलोड कर दिए हैं, उस बैच में आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो साथियों ये अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। अरावली पर्वत जो है ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत, और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी माना जाता है अरावली को, ठीक है। और सबसे नवीनतम किसे माना जाता है? तो हिमालय को। हिमालय जो है आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन 2024 में बिहार पुलिस में आया था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4%। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये है 29.3%। ध्यान दीजिए, पर्वत और पहाड़ी दोनों को मिलाकर। केवल पर्वतीय विस्तार पूछे, केवल पर्वतीय विस्तार कितना है? तो ये 10.7% है केवल पर्वतीय विस्तार। केवल पहाड़ी विस्तार पूछे कितना है? तो 18.6% है केवल पहाड़ी। केवल पठारी विस्तार पूछे तो ये आपका है 27.7%। और मैदानी विस्तार पूछे, मैदानी वाला अक्सर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, ये आपका 43.0% है। ये वाला आपको ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में आएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया 43.0%। अच्छा, भारत का पूछे कि ज्यामितीय आकार कैसा है? तो लिख लीजिए, एक क्वेश्चन छूट गया आपका, चतुष्कोणीय। ठीक है, भारत का ज्यामितीय आकार पूछे कैसा है? तो चतुष्कोणीय आकार है। नाग टिब्बा चोटी किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो ये निम्न हिमालय यानी कि लेजर हिमालय का भाग है। बालतोरो ग्लेशियर हिमालय की निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, काराकोरम रेंज में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, ग्लेशियर से अगर क्वेश्चन बने कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। शांत घाटी के उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो शांत घाटी आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? केरल में है शांत घाटी, ठीक है, केरल में ही है। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य पूछे कहाँ पर है? केरल में है, ध्यान रखिएगा। बांदीपुर अभ्यारण्य पूछे कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। गोवा की राजधानी कहाँ पर है? पणजी, और ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यानी ये भारत का नीचे साइड का मैप हो गया। तो इधर अरब सागर है, बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है। तो ये बोला गया है भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ये एरिया कितना किलोमीटर तक दूर है? ठीक है, अपना क्षेत्र जो होता है ये 200 नॉटिकल मील। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 200 मील। अच्छा, एक नॉटिकल मील में पूछे कितना किलोमीटर होता है? तो 1.8 किलोमीटर लगभग होता है ये समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो साथियों, पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं पंचमढ़ी को। यानी कि पंचमढ़ी की बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे
ऊंची चोटी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? यानी कहने का मतलब क्या है, आइए आपको बताते हैं। जैसे कि ये भारत का एक मैप ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ पर नीला वाला समुद्र है, इधर आपका अरब सागर है, बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो टोटल 9 राज्य। इधर से देखिए क्या क्या है, तो सबसे पहले देख सकते हैं गुजरात है, फिर इसके नीचे महाराष्ट्र है, छोटा सा गोवा है, फिर ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर यहाँ पर केरल। तो 1 2 3 4 5 राज्य इधर से, और इधर से फिर तमिलनाडु आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो इधर से 1 2 3 4, तो 4 और 5 टोटल 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे में है। तो याद रखिए कितना, 9 राज्य, इधर से 5 और इधर से 4। और अब इस 9 में से सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो गुजरात का है। किसका है? गुजरात का सबसे लंबा समुद्र तट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो अभी हमने आपको बताया गुजरात, और सबसे छोटा पूछे तो देख सकते हैं गोवा छोटा सा है, आपको जूम करके भी दिखा देते एक बार। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। किसमें? क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका गुजरात का एरिया हो गया, ये महाराष्ट्र पुणे का हो गया, छोटा सा गोवा बचा है। ठीक है, छोटा सा गोवा है। ठीक, तो गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आइए इसको भी मैप से आपको बता देते हैं। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर इस तरह से गुजरता है। तो जिसमें से आपका क्या क्या आता है 8 राज्य में? तो 8 राज्य में देखिए गुजरात आता है, राजस्थान आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा नहीं आता है। ठीक है, उड़ीसा आपका नहीं आता है, बाकी ये सभी राज्य आता है। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब साथियों जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए, आइए आपको बता देते हैं बैच को कैसे ज्वाइन करना है। बाकी जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। इस बैच में क्या क्या मिलेगा? डेली क्लास मिलेगा, डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, फुल डिस्कशन के साथ में, जिस तरह से अभी आपको बता रहे हैं। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ मिल जाएगा। छोटा छोटा जो सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होता है वो भी मिल जाएगा। बूस्टर नोट्स में आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो मिलेगा, पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक, और साथ में स्पेशल बिहार का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मात्र 139 में अभी आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, और जैसे ओपन करेंगे तो आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो ऊपर वाला बैच ही आपका बिहार पुलिस का है, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पेमेंट करके आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो नंबर लिख लीजिए मेरा 9631887058, इस पर मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।